चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? चालुक्य और राष्ट्रकूट। चालुक्य और राष्ट्रकूट पढ़ा रहे थे। तो जो है ये खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म हो जाएगा। एक तो पिछले क्लास में जो बताए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला है चालुक्यों की सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण शाखा वातापी या बादामी का चालुक्य। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? 609 से 642। परम भट्टारिक की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें किस लेख से प्राप्त? किससे? ऐहोल प्रश्न। ऐहोल की रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा। ऐहोल की रचना किसने किया? रवि। पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में किस पल्लव वंशी शासक को पराजित किया? महेंद्र वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की? नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय। कीर्ति वर्मन द्वितीय की हत्या किसने की? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटों का शासन भारत में किस राज्य में था? कर्नाटक। कहां? कर्नाटक। राष्ट्रकूटों की राजभाषा कन्नड़। क्या? कन्नड़ भाषा के तिर्रत पंपपोन और रन्ना। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस? दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहां बनाया? कहां? मान्यखेत। हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किसने करवाया? किसने? दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट के अगले शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया? बेसर शैली। ध्रुव किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक अमोघ वर्ष का शासनकाल कब से कब तक? 814 से 878। 814 ईस्वी से 800। कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में हुई? कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में? कवि राजमार्ग की रचना कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। आदि पुराण के रचयिता जीन सेन। आदि पुराण के रचयिता अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्टायन। अमोघ वृत्ति के रचयिता गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य। ये सब किसके दरबार में रहता था? अमोघ वर्ष। किसके दरबार में? अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चालुक्य और राष्ट्रकूट। चालुक्य और राष्ट्रकूट। देखिए, ध्यान दीजिएगा। पिछले सेशन में हम आपको ये बात बताए हुए थे। पिछले सेशन में जो है हम आपको एक बात बताए हुए थे। तो चालुक्यों की 3 शाखा हुआ करती थी। चालुक्यों की जो 3 शाखा हुआ करती थी उसमें वातापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और वेंगी का चालुक्य। ठीक है, वेंगी का चालुक्य। इसमें वातापी के चालुक्य वंश का शासन सबसे पहले हुआ और वातापी के चालुक्य वंश का शासन जो है सबसे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह, सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय और अंतिम शासक जो है आपको कीर्ति वर्मन द्वितीय। कीर्ति वर्मन द्वितीय की हत्या जो है आपको किसने किया? दंती दुर्ग ने किया।
और दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की। वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर जो है राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की। और अगर राष्ट्रकूटों की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रकूट वंश में सबसे पहले दंती दुर्ग ने शासन किया, फिर कृष्ण प्रथम ने शासन किया, ध्रुविया धारावर्ष ने शासन किया, अमोघ वर्ष ने शासन किया। यहां तक जो है हम आपके साथ चर्चा कर चुके थे। अमोघ वर्ष के बाद जो है इस वंश में एक शासक हुए। अमोघ वर्ष के बाद राष्ट्रकूट वंश की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रकूट वंश में एक शासक हुआ इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश में एक शासक हुआ इंद्र तृतीय। अगर इंद्र तृतीय की हम लोग बात करें तो इंद्र तृतीय के समय जब राष्ट्रकूट वंश का शासक इंद्र तृतीय हुआ करता था तो इंद्र तृतीय के समय अरबी यात्री अल मसूदी जो है आपको भारत की यात्रा पर आया था। इंद्र तृतीय के बाद इस वंश के एक अगले शासक हुए कृष्ण तृतीय। और अगर कृष्ण तृतीय की हम लोग बात करें तो जो कृष्ण तृतीय है, कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक हुए। अंतिम शासक नहीं बल्कि अंतिम महान शासक हुए। अंतिम महान शासक जो है आपको कृष्ण तृतीय हुए। और कृष्ण तृतीय के विषय में यह कहा जाता है कि जो कृष्ण तृतीय है, कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को इतिहास में तकोल्लम का युद्ध कहा जाता है। तकोल्लम का युद्ध, अगर तकोल्लम के युद्ध की हम लोग बात करें तो तकोल्लम का युद्ध 949 ईस्वी में हुआ है। 949 ईस्वी में तकोल्लम का युद्ध जो है राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बीच हुआ है। राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बीच 949 ईस्वी में तकोल्लम का युद्ध हुआ है। और इस तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट वंश के जिस शासक ने भाग लिया था उसका नाम कृष्ण तृतीय था, तथा चोल वंश के जिस शासक ने भाग लिया था उसका नाम था परांतक प्रथम। और यह जो युद्ध है, इस युद्ध में राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय की जीत हुई और परांतक प्रथम की हार हुई। इसके बाद जो कृष्ण तृतीय है, कृष्ण तृतीय के द्वारा रामेश्वरम में एक स्तंभ का निर्माण करवाया गया। कृष्ण तृतीय के द्वारा रामेश्वरम में एक देवालय का निर्माण करवाया गया। रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में पड़ता है, तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में कृष्ण तृतीय ने जो है देवालय का निर्माण करवाया। फिर देवालय के निर्माण करवाने के बाद जो है कृष्ण तृतीय ने स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर कृष्ण तृतीय ने एक मंदिर भी बनवाया जिसे कृष्णेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये तमाम प्रकार के निर्माण कार्य जो है आपको कृष्ण तृतीय के द्वारा बनाए गए थे। वही इस वंश के यानी राष्ट्रकूट वंश के अगर बात राष्ट्रकूट वंश की करें तो राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम शासक है, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक के रूप में चर्चा मिलता है आपको कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक हुए। और जो कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक हुए, इसकी हत्या तेलप द्वितीय ने कर दिया। कर्क द्वितीय की हत्या किसने कर दिया? तेलप द्वितीय ने कर दिया। कर्क द्वितीय की हत्या तेलप द्वितीय ने कर दिया और तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर एक नए राजवंश कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना की। तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना की। तो यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा कि जो है आपको सबसे पहले वातापी के चालुक्यों ने शासन किया। वातापी के चालुक्यों के शासन का जब अंत हुआ तो राष्ट्रकूटों ने शासन किया, और जब राष्ट्रकूटों के शासन का अंत हुआ तो वहीं पर जो है वातापी के चालुक्यों ने शासन किया। वहीं पर कल्याणी के चालुक्यों ने शासन किया। एक बार फिर से गलती हो गया था। वातापी के चालुक्यों ने सबसे पहले शासन किया। जब इसके शासन का अंत हुआ तो वहां पर राष्ट्रकूटों ने शासन किया, और राष्ट्रकूटों के शासन का अंत करके जो है वहां पर कल्याणी के चालुक्यों ने शासन प्रशासन करना शुरू किया। अगर बात कल्याणी के चालुक्य वंश की जाए
तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है आपको तेलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। तेलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। तेलप द्वितीय ने अपनी राजधानी को मान्यखेत ही रहने दिया। जब तेलप द्वितीय शासक हुआ करते थे तो उस समय राजधानी जो है आपको मान्यखेत ही हुआ करती थी। लेकिन तेलप द्वितीय के बाद जो है इस वंश में अगला एक शासक बना था, उसका नाम था सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम जब शासक बना तो सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटा करके कल्याणी को लाया। मान्यखेत से हटा करके सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कल्याणी को बनाया। सोमेश्वर प्रथम के बाद सोमेश्वर द्वितीय तथा इस वंश में और भी कई सारे शासक हुए। लेकिन इस वंश के अगर सबसे महान शासक की हम लोग बात करें तो इस वंश के जो सबसे महान शासक है, सबसे महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है विक्रमादित्य छठा। विक्रमादित्य छठा, विक्रमादित्य छठा का चर्चा मिलता है। और जो विक्रमादित्य छठा है, इनके दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे, जैसे कि विल्हन। विल्हन का नाम आप सुने होंगे। विल्हन नामक विद्वान इनके दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर का नाम आप सुने होंगे। विज्ञानेश्वर नामक विद्वान भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो विल्हन और विज्ञानेश्वर नामक विद्वान जो है विक्रमादित्य छठा के दरबार में ही रहते थे, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक हुए। और इसमें जो विल्हन है, विल्हन की अगर हम लोग बात करें तो जो विल्हन है, विल्हन के द्वारा जो है विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो वहीं जो विज्ञानेश्वर है, इनके द्वारा मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। वही इस वंश के यानी कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक की अगर आप बात करेंगे तो कल्याणी के चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक के रूप में चर्चा मिलता है सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ जो है आपको कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक हुए। फिर आपको कल्याणी के चालुक्य वंश के बाद एक आपको वेंगी का चालुक्य है। वेंगी के चालुक्य की अगर हम लोग बात करें तो जो वेंगी का चालुक्य है, वेंगी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना जो है आपको विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। और इन लोगों की राजधानी जो है आपको वेंगी हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? वेंगी इन लोगों की राजधानी हुआ करती थी। वही इस वंश के जो सबसे महान शासक हुए, इस वंश के सबसे महान शासक आपको विजयादित्य तृतीय हुआ। विजयादित्य तृतीय जो है आपको इस वंश के सबसे महान शासक हुए। वही इस वंश के अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करें तो अंतिम शासक जो है आपको विजयादित्य सप्तम हुआ। विजयादित्य सप्तम जो है आपको इस वंश के सबसे अंतिम शासक हुए। यही है, आप याद रखिएगा। इन सभी के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त है नहीं, और इन सभी के विषय में बहुत ज्यादा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है नहीं। लेकिन एक बात यहां पर आप गौर कीजिएगा कि जो राष्ट्रकूट है, अगर बात राष्ट्रकूट की करें तो राष्ट्रकूट काल में ही महाराष्ट्र के एलोरा और अजंता के गुफा में, महाराष्ट्र के एलोरा और अजंता के गुफा में, अजंता और एलोरा के गुफा में जो है गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा के गुफा में जो गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था वह आपको राष्ट्रकूट काल में हुआ था। और महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा में जो है टोटल 34 सेलकृत गुफा है। 34 सेलकृत गुफा है। और जो 34 सेलकृत गुफा है उसमें गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। 13 से लेकर 29 तक इसका संबंध हिंदू धर्म से है। और आपको 30 से लेकर 34 तक इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा में जो 34 सेलकृत गुफा है, उस सेलकृत गुफा का संबंध हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन सभी धर्मों से जो है आपको है। और इन गुफाओं का निर्माण मुख्य तौर पर राष्ट्रकूट काल में ही हुआ था। क्लियर है? नीचे से नोट डाउन कीजिए। लिखिएगा। राष्ट्रकूट वंश में आप लिख रहे थे, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के शासक,
इंद्र तृतीय के समय राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय हुए। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय हुए। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय हुए। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय हुए, जिन्होंने 949 ईस्वी में जिन्होंने 949 ईस्वी में तकोल्लम के युद्ध 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 में तकोल्लम के युद्ध में तकोल्लम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया। 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 नेक्स्ट पॉइंट, कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में एक स्तंभ और देवालय का निर्माण करवाया। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में एक स्तंभ और देवालय का निर्माण करवाया। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में एक स्तंभ और देवालय का निर्माण करवाया। एक स्तंभ और देवालय का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक 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 कर्क द्वितीय हुए। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुए। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुए, जिसे तेलप द्वितीय ने पराजित कर दिया। 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 तेलप द्वितीय ने पराजित कर दिया। तेलप द्वितीय ने पराजित कर दिया तथा राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना किया। तथा राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना किया। तथा राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना किया। तथा राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना किया। कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना किया। कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना किया। अब नीचे से हेडिंग मारिए कल्याणी का चालुक्य वंश। नीचे से हेडिंग मारिए कल्याणी का चालुक्य वंश।
कल्याणी का चालुक्य वंश, कल्याणी का चालुक्य वंश। नीचे से हेडिंग मारिए कल्याणी का चालुक्य वंश और डैश देकर लिखिए, कल्याणी का चालुक्य वंश और डैश देकर लिखिए। इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की। इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की। इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की। फुल स्टॉप। तेलप द्वितीय के समय, तेलप द्वितीय के समय राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। तेलप द्वितीय के समय राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। तेलप द्वितीय के समय राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। तेलप द्वितीय के समय राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। तेलप द्वितीय के समय राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। तेलप द्वितीय के समय राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। तेलप द्वितीय के समय राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। कालांतर में जाकर, कालांतर में जाकर, कालांतर में जाकर, कालांतर में जाकर, कालांतर में जाकर इस वंश के शासक, कालांतर में जाकर इस वंश के शासक, कालांतर में जाकर इस वंश के शासक, इस वंश के शासक, कालांतर में जाकर इस वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम बने। सोमेश्वर प्रथम बने। सोमेश्वर प्रथम बने। सोमेश्वर प्रथम बने। सोमेश्वर प्रथम बने, जिन्होंने अपनी राजधानी, सोमेश्वर प्रथम बने जिन्होंने अपनी राजधानी, जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को लाया। जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को बनाया। जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को बनाया। जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को बनाया। जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को बनाया। जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को बनाया। फुल स्टॉप। सोमेश्वर प्रथम, उसी में सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम बार बार, सोमेश्वर प्रथम बार बार चोल शासकों से पराजित हो रहा था। सोमेश्वर प्रथम बार बार चोल शासकों से पराजित हो रहा था। सोमेश्वर प्रथम बार बार चोल शासकों से पराजित हो रहा था। सोमेश्वर प्रथम बार बार चोल शासकों से पराजित हो रहा था। बार बार चोल शासकों से पराजित हो रहा था, जिस कारण आत्मग्लानि बस, जिस कारण आत्मग्लानि बस, जिस कारण आत्मग्लानि बस सोमेश्वर प्रथम ने, जिस कारण आत्मग्लानि बस सोमेश्वर प्रथम ने, जिस कारण आत्मग्लानि बस सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। 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 एक बार फिर से। सोमेश्वर प्रथम बार बार चोल शासक से पराजित हो रहा था, जिस कारण आत्मग्लानि बस सोमेश्वर प्रथम बार बार चोल शासक से पराजित हो रहा था। सोमेश्वर प्रथम बार बार चोल शासक से पराजित हो रहा था, जिस कारण आत्मग्लानि बस, आत्मग्लानि बस तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। तुंगभद्रा नदी में डूबकर जान दे दी। तुंगभद्रा नदी में डूबकर जान दे दी। फुल स्टॉप। सोमेश्वर प्रथम के बाद अगले शासक सोमेश्वर द्वितीय हुए। सोमेश्वर प्रथम के बाद अगले शासक सोमेश्वर द्वितीय हुए। सोमेश्वर प्रथम के बाद अगले शासक सोमेश्वर द्वितीय हुए। सोमेश्वर प्रथम के बाद अगले शासक सोमेश्वर द्वितीय हुए। सोमेश्वर प्रथम के बाद अगले शासक सोमेश्वर द्वितीय हुए। सोमेश्वर प्रथम के बाद अगले शासक सोमेश्वर द्वितीय हुए। सोमेश्वर द्वितीय हुए। सोमेश्वर द्वितीय हुए। फुल स्टॉप। तत्पश्चात, तत्पश्चात इस वंश के अगले शासक
विक्रमादित्य छठा बना। तत्पश्चात इस वंश के अगले शासक विक्रमादित्य छठा बना। तत्पश्चात इस वंश के अगले शासक विक्रमादित्य छठा बना। विक्रमादित्य छठा बना जो कि विक्रमादित्य छठा बना जो कि विक्रमादित्य छठा बना जो कि इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। जो कि इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। जो कि इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। जो कि इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इनके दरबार में ही विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। इनके दरबार में ही विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। इनके दरबार में ही विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। इनके दरबार में ही विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। फुल स्टॉप। विल्हन ने विक्रमांक देवचरित की रचना की है। विल्हन ने विक्रमांक देवचरित नामक साहित्य की रचना की है। विल्हन ने विक्रमांक देवचरित नामक साहित्य की रचना की है। विल्हन ने विक्रमांक देवचरित नामक साहित्य की रचना की है। तो वहीं विल्हन ने विक्रमांक देवचरित नामक साहित्य की रचना की है। तो वहीं विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक साहित्य की रचना की है। तो वहीं विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक साहित्य की रचना की है। तो वहीं विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक साहित्य की रचना की है। तो वहीं विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक साहित्य की रचना की है। इस वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ हुए। इस वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ हुए। इस वंश के अगले शासक सोमेश्वर चतुर्थ हुए। सोमेश्वर चतुर्थ हुए। इस वंश के अगले शासक सोमेश्वर चतुर्थ हुए। सोमेश्वर चतुर्थ हुए। सोमेश्वर चतुर्थ हुए। नेक्स्ट आगे हेडिंग मारिए, वेंगी का चालुक्य। आगे हेडिंग मारिएगा, वेंगी का चालुक्य। वेंगी का चालुक्य। आगे हेडिंग मारिए, वेंगी का चालुक्य। वेंगी का चालुक्य। वेंगी का चालुक्य। वेंगी का चालुक्य। हेडिंग मार लिए। वेंगी का चालुक्य हेडिंग मार लिए। आगे लिखिएगा, इस वंश के शासन की स्थापना विष्णुवर्धन ने की है। इस वंश के शासन की स्थापना विष्णुवर्धन ने की है। इस वंश के शासन की स्थापना विष्णुवर्धन ने की है। विष्णुवर्धन ने की है। इस वंश की राजधानी वेंगी हुआ करती थी। इस वंश की राजधानी वेंगी हुआ करती थी। वेंगी हुआ करती थी। वेंगी हुआ करती थी। फुल स्टॉप। इस वंश का सबसे महान शासक, इस वंश का सबसे महान शासक, इस वंश का सबसे महान शासक, इस वंश का सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय हुए। इस वंश का सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय हुए। इस वंश का सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय हुए। वहीं इस वंश के अंतिम शासक, वहीं इस वंश के अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम हुआ। वही इस वंश के सबसे अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम हुआ। वही इस वंश के सबसे अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम हुआ। वही इस वंश के सबसे अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम हुआ। विजयादित्य सप्तम हुआ। विजयादित्य सप्तम हुआ। विजयादित्य सप्तम हुआ। चलिए, जितना लिखाए हैं 1 मिनट में पढ़िए इसको, अभी तुरंत जितना लिखाए हैं उसको पढ़िए। अभी तुरंत जितना लिखाए हैं उसको पढ़िए।
पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए? नहीं पढ़े हैं लगता, आवाज कहां निकला। पढ़ लिए? आइए बोर्ड पे देखिए, कौन आवाज निकाला। एक से एक नमूना सब है क्लास में। चलिए आइए, राष्ट्रकूट वंश के, राष्ट्रकूट वंश से रिवीजन करवाते। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया? आए मुंह से आवाज काहे ना आता है? बताइए, पिछले क्लास में बताए, लिखाए, याद करवाए, आज भी रिवीजन हुआ है और तब पर भी जवाब नहीं देते हैं। देखते हैं, फेंक देंगे कपार, कंढह जाएगा सबका, समझे? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था जी? दंती। राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक? आए राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक अमोघ। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक के समय, याद कीजिए। देखिए आप लोग में क्या है, बोलते ना है, ठीक है, पता नहीं, हाथ जो है ना मन करने लगा कूट दे सबको, समझे? अभी कूटेंगे, रुकिए, पहले बता देते हैं तब कूटते हैं। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आए? राष्ट्रकूट वंश के किस शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर? इंद्र। तकोल्लम का युद्ध कब हुआ? तकोल्लम का युद्ध कब हुआ? तकोल्लम का युद्ध कब हुआ? किस दो साम्राज्य के बीच? राष्ट्रकूट और तकोल्लम का युद्ध किस दो साम्राज्य के बीच हुआ? तकोल्लम का युद्ध किस दो साम्राज्य के बीच हुआ? इसमें किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने भाग लिया? चोल वंश के किस शासक ने भाग? तकोल्लम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के किस शासक को पराजित, किसको पराजित किया? रामेश्वरम में स्तंभ और देवालय का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण। कृष्ण। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या किसने कर दी? किसने कर दी? कर्क द्वितीय की हत्या करके तेलप द्वितीय ने किस वंश के शासन किया? कल्याणी के। तेलप द्वितीय जब कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना की थी, उसकी राजधानी मानिखेत हुआ करती थी। लेकिन कल्याणी के चालुक्य वंश के किस शासक ने राजधानी को मानिखेत से कल्याणी बनाया? आए कल्याणी के चालुक्य वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मानिखेत से कल्याणी बनाया? मानिखेत से कल्याणी, मानिखेत से कल्याणी। सोमेश्वर प्रथम। कौन चोल शासकों से पराजित होने के कारण आत्मग्लानि बस तुंगभद्रा नदी में डूबकर जान दे दी? आए कौन शासक चोल शासकों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मग्लानि बस तुंगभद्रा नदी में डूबकर जान दे दी? सोमेश्वर। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक, सबसे महान शासक विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते? विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे
विद्वान किसके दरबार में रहते थे? विक्रमांक देव चरित के रचयिता, विक्रमांक देव चरित के रचयिता, मिताक्षरा के रचयिता, मिताक्षरा के रचयिता, कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर, सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक है, इसके बाद वेंगी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना किसने की है? किसने किया है? राजधानी, सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक। चलिए आगे हेडिंग मारिए शंकराचार्य। अंतिम टॉपिक है ये, समझे। उसके बाद जो आपके दिमाग में होगा कि राजपूत वंश नहीं पढ़ाए हैं, पाल सेन नहीं पढ़ाए हैं, वो सब पूर्व मध्यकाल में पढ़ा जाता। पूर्व मध्यकाल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले पूर्व मध्यकाल को पढ़ाएंगे। पूर्व मध्यकाल में ये सब चर्चा करेंगे, फिर आएंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में। प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम टॉपिक है शंकराचार्य। शंकराचार्य खत्म, प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। समझ गए? तो आ जाइए हेडिंग मारिए शंकराचार्य। शंकराचार्य है क्या है जी? है शंकराचार्य। देखिए शंकराचार्य के विषय में एक दो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक दो प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा जानते हैं। कभी कताल एस्थेटिक जीके टाइप में शंकराचार्य के विषय में पूछ देता है। और हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। और दक्षिण भारत के ही रहने वाले थे शंकराचार्य, केरल के रहने वाले थे। इनका जन्म केरल में हुआ था। और हम लोग केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्र में जिस राजवंशों ने शासन किया उसी को न पढ़े हैं आप। जो पल्लव हो गया, चोल हो गया, चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, संगम हो गया, ये जो तमाम राजवंश आपने पढ़ा है, इन तमाम राजवंशों का शासन कहां रहा है? दक्षिण भारत में रहा है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में रहा है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा शंकराचार्य। शंकराचार्य में कुछ है नहीं। हे लड़की सुनिए, हम मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम, समझे। शंकराचार्य, बात अगर शंकराचार्य की करे तो इनका जन्म कब हुआ है इसको लेकर विवाद है। अलग अलग स्रोत जो है अलग अलग बताता है, लेकिन मूलतः यह माना जाता है कि शंकराचार्य का जन्म, लेकिन मूलतः यह माना जाता है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था। केरल के कलादी, केरल के कलादी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इनकी मातृभाषा, इनकी जो मातृभाषा थी वो मलयालम हुआ करती थी। मलयालम, मलयालम, इनकी मातृभाषा मलयालम हुआ करती थी। लेकिन ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन ये जो है आपको संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। शंकराचार्य के पिता शिव गुरु और माता आर्यम्बा हुआ करती थी। शंकराचार्य के पिता शिव गुरु और माता आर्यम्बा हुआ करती थी। वही शंकराचार्य के गुरु गोविंद योगी हुआ करते थे। शंकराचार्य के गुरु कौन हुआ करते थे? गोविंद। ए लड़का, आपको स्पेशल बोलेंगे, वो लड़की को बोले, वो लिख रही थी इसलिए उसको बोले। ठीक है, जब लिखाते हैं तब कहाँ रहते हैं? ठीक है, तब तो ध्यान रहता है कहीं और, तो कैसे लिख पाइएगा? देखिए, जो लोग लिखाते वक्त लिख नहीं पाते हैं मतलब वो 100% क्लासरूम में नहीं है, इसका यही मतलब होता है। अरे आप ही में से देखिए, हम फास्ट लिखाते हैं, हम माने हम फास्ट लिखाते हैं, लेकिन आप ही में से कुछ लोग लिखने में सफल होता है कि नहीं होता? मैक्सिमम लोग लिख लेता है, कुछ एक्का दुक्का लोग नहीं लिखता है। तो मतलब उस एक्का दुक्का में कमी है, समझ गए? आप तब लिख पाएंगे
पूरा का पूरा जब आप 100% क्लासरूम में रहेंगे, 100% क्लासरूम में नहीं रहेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। इस बात को आप समझिए, ठीक है। जब बकने लगे ना, हम जब बकना शुरू कर दे तो सब काम छोड़ करके हमको सुनिए, हमारे बकवास को सुनिए आप, समझे। टोटल काम छोड़ कर, नहीं तो मार देंगे कुर्सी का पारखान ढह जाएगा, समझे। चलिए, शंकराचार्य के पिता शिवगुरु, माता आर्यम्बा और शंकराचार्य के गुरु गोविंद योगी हुआ करते थे। बचपन में ही शंकराचार्य के पिता का निधन हो गया। शंकराचार्य की देखरेख उनकी माता कर रही थी और कहा जाता है कि काफी कम उम्र में, मात्र 8 वर्ष के उम्र में, मात्र 8 वर्ष के उम्र में जो है शंकराचार्य अपनी माता से आज्ञा लेकर गृह का त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटकने लगे। इस क्रम में शंकराचार्य पहुंचे काशी बनारस उत्तर प्रदेश, काशी पहुंचे। और कहा जाता है कि शंकराचार्य ने काशी में भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया, भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया, ऐसी मान्यता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता है। और जब शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिया। और जो भगवान शिव है, भगवान शिव का संबंध हिंदू धर्म से रहा है। शंकराचार्य ने कई सारे कार्य किए। एक तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली बुराइयां या हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने को लेकर आंदोलन चलाया। हिंदू धर्म में फैली बुराइयां या व्याप्त कुरीतियों को दूर करने को लेकर जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को इतिहास में नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। उस आंदोलन को इतिहास में नव ब्राह्मणवाद आंदोलन। उस आंदोलन को इतिहास में नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। तो हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, उसको दूर करने को लेकर शंकराचार्य पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। और जब शंकराचार्य पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे, तो उस भ्रमण करने के क्रम में शंकराचार्य अलग अलग विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ भी किया करते थे, अलग अलग विद्वानों के साथ वार्तालाप किया करते थे, अलग अलग विद्वानों के साथ वार्तालाप किया करते थे, अपना विचार रखते थे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो शंकराचार्य का कई विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। इस क्रम में शंकराचार्य का शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के बहुत बड़े विशेषज्ञ हुआ करते थे कुमारिल भट्ट। मीमांसा दर्शन के बहुत बड़े विशेषज्ञ हुआ करते थे कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट के साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ और कहा जाता है कि उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य की जीत हुई। कुमारिल भट्ट पराजित हुआ। कुमारिल भट्ट पराजित होने के बाद शंकराचार्य को यह कहा कि आप मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ कीजिए। और मंडन मिश्र जो है सहरसा के महसी क्षेत्र के रहने वाले थे, सहरसा के महसी क्षेत्र के रहने वाले थे मंडन मिश्र। और मंडन मिश्र के समय कहा जाता था कि जो महसी गांव था
उस गांव के हर लोग संस्कृत में ही बात करते थे। वहां का जो जीव जंतु था वो भी संस्कृति में बात करता था। कुत्ता, बिलाई, बकरी, तोता सब संस्कृति में बात करता था। थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन ये कह करके ये बतलाना चाह रहे थे हम कि मंडन मिश्र के समय काफी वो क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे था और हर लोग संस्कृत में ही बात करते थे। तो कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को कहा कि आप मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ कीजिए। कुमारिल भट्ट के कहने पर शंकराचार्य खोजते खोजते मंडन मिश्र के यहां गए और मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किए और उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को भी पराजित कर दिया। लेकिन मंडन मिश्र हार स्वीकार नहीं किया और मंडन मिश्र ने यह कहा कि आप हमारी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ कीजिए। और मंडन मिश्र की पत्नी हुआ करती थी उभय भारती। उभय भारती मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती के साथ शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया और ऐसी मान्यता है कि उभय भारती ने, मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर दी। लेकिन फिर भी मंडन मिश्र और उसकी पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य की शिष्यता ग्रहण की। मंडन मिश्र और उसकी पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य की शिष्यता ग्रहण की और शंकराचार्य के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण मंडन मिश्र और उभय भारती ने भी की। और जब मंडन मिश्र शंकराचार्य के साथ साथ भारत भ्रमण कर रहे थे, वो भी हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों की और लोगों का ध्यान आकृष्ट करवा रहे थे, लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। शंकराचार्य जब भारत भ्रमण कर रहे थे तो उस क्रम में शंकराचार्य ने वैसा ही वेशभूषा धारण कर रखा था जैसा वेशभूषा महात्मा बुद्ध का हुआ करता था। महात्मा बुद्ध का हुआ करता था। जो वेशभूषा महात्मा बुद्ध का हुआ करता था वैसा ही वेशभूषा शंकराचार्य ने भी धारण कर रखा था, जिस वजह से शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। जिस वजह से शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध, प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। कपट बुद्ध भी। और कहा जाता है कि शंकराचार्य जो है गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर लिया था, हाथ में कमंडल ले लिया था, भिक्षाटन करके जो है अपना जीवन यापन शंकराचार्य करते थे। शंकराचार्य जब पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया तो भारत भ्रमण के क्रम में भारत के चारों दिशाओं में पीठ की स्थापना किया। भारत के चारों दिशाओं में पीठ की स्थापना किया। जैसे शंकराचार्य ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, भारत के उत्तर में स्थित उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का निर्माण किया। ज्योतिष पीठ का निर्माण किया। फिर आपको शंकराचार्य ने दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक के श्रृंगेरी में भारती पीठ का निर्माण किया। भारती पीठ का निर्माण किया। फिर आपको पूर्वी भारत के अंतर्गत ओडिशा के पुरी में जो है आपको गोवर्धन पीठ का निर्माण किया। गोवर्धन पीठ का निर्माण किया। और पश्चिमी भारत के अंतर्गत गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ का निर्माण किया। गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ का निर्माण जो है आपको शंकराचार्य ने किया। इस प्रकार
भारत के चारों अलग अलग दिशाओं में जो है शंकराचार्य ने अलग अलग पीठ का निर्माण किया और इस पर एक एक पीठाधीश की नियुक्ति की, एक एक पीठाधीश की नियुक्ति जो है की। और इस पीठ के जो पीठाधीश है वो आज के डेट में शंकराचार्य ही कहलाते हैं। आज भी ये सब पीठ अस्तित्व में है और आज के डेट में इस पीठ के जो पीठाधीश है अर्थात इस पीठ के जो प्रमुख है उसे आज के डेट में शंकराचार्य नाम से ही पुकारा जाता है। शंकराचार्य ने एक दर्शन भी दिया था और शंकराचार्य ने जो दर्शन दिया था उस दर्शन को इतिहास में अद्वैत दर्शन कहा जाता है। कौन सा दर्शन? अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन कहा जाता है, अद्वैत दर्शन कहा जाता है। और बात अगर शंकराचार्य की करे तो हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हुए अंततः बहुत कम उम्र में, मात्र जो है आपको 32 वर्ष के उम्र में, 32 वर्ष के उम्र में, मात्र 32 वर्ष के उम्र में अर्थात 820 ईस्वी में, 820 ईस्वी में शंकराचार्य का निधन हो गया। 788 में जन्म हुआ था, 12 बरस उधर हुआ, 20 बरस इधर हुआ, तो 20 12 32 बरस, मात्र 32 बरस की अवस्था में जो है 820 ईस्वी में शंकराचार्य का निधन हो गया था। और उत्तराखंड के बद्रीनाथ पीठ में ही शंकराचार्य का निधन हुआ था। क्लियर है? नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। शंकराचार्य लिखिएगा। शंकराचार्य अथवा शंकर, शंकराचार्य अथवा शंकर शंकराचार्य अथवा शंकर, शंकराचार्य अथवा शंकर का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में, केरल के कलादी में, केरल के कलादी में, केरल के कलादी में हुआ था। इनकी मातृभाषा, इनकी मातृभाषा मलयालम हुआ करती थी। इनकी मातृभाषा मलयालम हुआ करती थी। इनकी मातृभाषा मलयालम हुआ करती थी, लेकिन वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनके पिता शिवगुरु, इनके पिता शिवगुरु तथा माता आर्यम्बा, इनके पिता शिवगुरु तथा माता आर्यम्बा, इनके पिता शिवगुरु तथा माता आर्यम्बा थी। इनके गुरु गोविंद योगी थे। इनके गुरु गोविंद योगी थे, जिन्होंने 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 जिन्होंने इनके गुरु गोविंद योगी थे, जिन्होंने 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 शंकराचार्य को
परमहंस की उपाधि प्रदान की, जिन्होंने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि प्रदान की, जिन्होंने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि प्रदान की। जिन्होंने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि प्रदान की, जिन्होंने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि प्रदान की। शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष की अवस्था में 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 अपने गृह का त्याग कर दिया। उन्होंने काशी में, उसी में लिखते जाइएगा, उन्होंने काशी में भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने काशी में भगवान शिव की आराधना की। फुल स्टॉप। कहा जाता है कि उन्होंने काशी में भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट वाइज लिखिएगा, ये तो पैराग्राफ में लिखाए थे, अब पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट वाइज अब लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट वाइज स्टार मार के जैसे लिखना है लिखिएगा। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने को लेकर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने को लेकर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने को लेकर जो आंदोलन चलाया उसे नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। उसे नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। उसे नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन दिया है। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन दिया है। हाय, अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, आंख में मोतियाबिंद हो गया है कि मोतियाबिंद हो गया है।
चलिए लिखिए, दिखाई नहीं देता है, बताइए 2 सेकंड में तो लाइट आ गया। कैसे करने लगता है ये सब, समझे? आप लोग का क्या होगा? हो कुछ होगा? हमको तो नहीं लगता है कुछ होगा। होगा? चलिए ठीक है, होगा तो बता दीजिएगा। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में, शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में पीठ का निर्माण किया। पीठ का निर्माण किया। शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में पीठ का निर्माण किया। फुल स्टॉप। शंकराचार्य ने पीठ का निर्माण किया। फुल स्टॉप। रुकिए ना, रुकिए ना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नीचे से फर्स्ट नंबर दे करके, 1 नंबर दे करके, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का निर्माण किया गया। 1 नंबर में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का निर्माण किया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का निर्माण किया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का निर्माण किया गया। 2 नंबर में, 2 नंबर में कर्नाटक के श्रृंगेरी में, कर्नाटक के श्रृंगेरी में भारती पीठ का निर्माण किया गया। कर्नाटक के श्रृंगेरी में भारती पीठ का निर्माण किया गया। कर्नाटक के श्रृंगेरी में भारती पीठ का निर्माण किया गया। कर्नाटक के श्रृंगेरी में भारती पीठ का निर्माण किया गया। 3 नंबर में ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया। गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ का निर्माण किया गया। गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ का निर्माण किया गया। गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ का निर्माण किया गया। नीचे से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट स्टार मार के या एरो दे करके। शंकराचार्य ने संभवतः पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। 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 इसी क्रम में शंकराचार्य ने संभवतः पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी क्रम में 820 ईस्वी में, इसी क्रम में 820 ईस्वी में शंकराचार्य का निधन हो गया। इसी क्रम में 820 ईस्वी में शंकराचार्य का निधन हो गया। इसी क्रम में 820 ईस्वी में शंकराचार्य का निधन हो गया। इसी क्रम में 820 ईस्वी में शंकराचार्य का निधन हो गया। चलिए सुनिए हो, आ जाइए हो।
शंकराचार्य याद कीजिए, आइए 1 मिनट पढ़ लीजिए, तो जो लिखा है 1 मिनट पढ़िए, तो शंकराचार्य में जो लिखा है पढ़िए जल्दी, पढ़िए जल्दी, फिर याद करवाएंगे। पढ़ लिए। आइए, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ है जी? कब हुआ है? कहां हुआ है? कहां हुआ है? शंकराचार्य की मातृभाषा, मातृभाषा किस भाषा का वो विशेषज्ञ थे? किसका? शंकराचार्य की माता, माता, पिता, पिता शिव गुरु, पिता, पिता गुरु गोविंद योग, गुरु, गुरु शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि किसने दिया? गोविंद। शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि किसने दिया? गोविंद। शंकराचार्य ने कहां भगवान शिव की आराधना की? कहां? शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर जो आंदोलन चलाया उसे क्या कहा जाता? क्या कहा जाता है? शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर जो आंदोलन चलाया उसे क्या कहा जाता? नव ब्राह्मण। नव ब्राह्मण। प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध किसे कहा जाता? प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध किसे कहा जाता? आए, अद्वैत दर्शन किसने दिया? अद्वैत दर्शन किसने दिया? शंकराचार्य का निधन कब हुआ? निधन कब हुआ है? शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में पीठ का निर्माण किया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कौन पीठ? उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, कर्नाटक के श्रृंगेरी में, कर्नाटक के श्रृंगेरी में, ओडिशा के पुरी में, ओडिशा के पुरी में, गुजरात के द्वारिका में, गुजरात के द्वारिका में। एक बार फिर से, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, कर्नाटक के श्रृंगेरी में, कर्नाटक के श्रृंगेरी में, ओडिशा के पुरी में, ओडिशा के पुरी में, गुजरात के द्वारका में, गुजरात के द्वारका में। याद हो गया? चलिए अब आपसे बात करेंगे, ठीक है? सब लोग रुके रहिए, ऊपर में भी जो लोग क्लास कर रहे हैं सब लोग रुके रहिए, आपसे अब बात करेंगे, बढ़िया बढ़िया बात करेंगे। चलिए देखिए, अभी सबको भूलिए। प्राचीन भारतीय इतिहास आपका खत्म हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है कल फिर अगले क्लास में, यानी देखिए आपका जो अगला सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसी के विषय में जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है आपको शुरू होगा 16 जून से। कब से शुरू होगा? 16 जून। 16 जून से मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होगा। 16 जून, ठीक है? 16 जून से शुरू होगा और जो आपका समय है वही समय रहेगा, समय में कोई फेरबदल नहीं होगा। पहली जानकारी ये है। अब 16 जून से पहले हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ लिया है और पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव को भी किया है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव में 12 या 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक में से 4 टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कर लिया है। 4 टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कर लिया है। टोटल 9 टॉपिक का ऑब्जेक्टिव जो है आपको बाकी है। टोटल 9 टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बाकी है। जो टोटल 9 टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बाकी है, कल से लेकर 16 जून से पहले तक मेरा जितना भी क्लास होगा, उन क्लास में इन 9 टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेंगे। समझ गए? 9 टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेंगे। और हमको लगता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 4-5 टॉपिक तक मिला हुआ, 5 तक। बाद बाकी जो 8 टॉपिक है वो आज रात में डलवा देंगे। बोलिएगा डाल देगा 8 टॉपिक, 5 के अलग डाल दिया गया, फिर से डलवा देंगे। ठीक है, तो वो जो है आप अपना अगले क्लास से, कल भी तो आपके बैच में मेरा ही क्लास है, तो कल आप अपना ऑब्जेक्टिव लेकर के आइएगा। और कल से लेकर 16 जून से पहले तक ऑब्जेक्टिव भी हम आपको क्लियर करवा देंगे। क्लियर? एक बात हम आपको बता देते हैं, आपको सब्जेक्टिव भी हम करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी हम करवा रहे हैं, दोनों चीज करवा रहे हैं। दोनों चीज हम आपको करवा रहे हैं। कहीं भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में नहीं मिलेगा, यह बात हम आपको लिख करके दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं। इसके साथ साथ आपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है, पहले भी हमने आपको बताया है। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 28 मई को यूपीएससी का परीक्षा हुआ था। आपके कॉपी से प्रश्न यूपीएससी जैसे परीक्षा में लड़ रहा है, तो बाद बाकी परीक्षा का बात छोड़िए। पहले भी बोले हैं, आज भी बोले हैं, आज प्राचीन भारतीय खत्म ही हो गया है। अब ऑब्जेक्टिव का कोई ये नहीं है, समझ गए? खत्म हो रहा है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। कॉपी में जितना थ्योरी लिखाए हैं उसका आप बार बार रिवीजन करते रहिए, और साथ ही साथ जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। बाद बाकी प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अब देखिए, किसी में अच्छा गुण होता है तो बुरा गुण भी होता है, समझ गए? देखिए, बिट्टू सर हमारे साथ लगभग पिछले 5 साल से ज्यादा समय से पढ़ा रहे हैं। अब तो कम छुट्टी करते हैं, पहले बहुत ज्यादा छुट्टी करते थे। और जानते हैं, बिट्टू सर कभी भी क्लास बंद कर देते हैं। यही कारण है कि हमने जब क्लास को लेकर निर्णय लेना शुरू किया तो हमने यह सोचा क्लास आवर कम से कम 2 घंटा रखेंगे। 2 घंटा में 1.5 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे। सामान्य तौर पर 1.5 घंटा हम आपको पढ़ाते हैं। सामान्य तौर पर पटना में जीएस के जितने भी टीचर हैं सबका क्लास आवर मुश्किल से 1 घंटा होता है, उसमें वो 45 मिनट पढ़ाता है, समझ गए? तो हम लोग 2 घंटा क्लास आवर रखे हैं, लेकिन 1.5 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि सप्ताह में पटना की अगर आप बात करेंगे तो सोमवार से शुक्रवार क्लास होता है, लेकिन हम लोग सोमवार से शनिवार क्लास लेते हैं। बिट्टू सर कभी उनका मूड खराब हुआ क्लास छोड़ देते हैं, तो सप्ताह में 6 दिन क्लास रखने के पीछे मेरा जो सोच था, मेरा सोच ये था कि अगर मान लिया जाए बिट्टू सर सप्ताह में 1 दिन जो है स्किप कर दिए, तो फिर भी कम से कम पटना का जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 5 दिन तो क्लास आपका हो ही जाएगा। तो ये सब सोच था हमारा, और इस सोच के कारण ही क्लास 2 आवर का रखे हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। सप्ताह में 6 दिन क्लास रखे हैं। सामान्य तौर पर तो अब नहीं ही होता है, कभी काल सप्ताह में हो जाता है, तो खैर वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझ, बहुत बड़ा चीज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपका एक टेस्ट हुआ है, हमको मालूम है आपका एक टेस्ट हुआ है, लेकिन उसका आंसर नहीं दिए हैं, सर ही आंसर बना करके नहीं दिए, इसी वजह से हम आपको आंसर नहीं दे पाए हैं, समझ गए? तो देख रहे हैं आंसर जैसे वो दे देंगे, मेरा आंसर बना हुआ है, जैसे वो दे देंगे, जिस रोज आंसर दे देंगे उस रोज हम आपको टेस्ट का रिजल्ट, ओएमआर आप लोग का रखा हुआ है, ओएमआर चेक करके टेस्ट का रिजल्ट भी हम आपको दे देंगे। इसके बाद आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में तो पहले थ्योरी पढ़ा दिए, बाद में ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें
तो वहां पर थ्योरी खत्म करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे, थ्योरी खत्म करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे। साइंस में भी आपको सर पढ़ाते होंगे, पढ़ाने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाते होंगे। तो थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों बेहतर ढंग से सिर्फ आपके संस्थान में चल रहा है। आप अपना स्टडी मटेरियल, अपना कॉपी, अपना सब चीज दूसरे किसी भी विद्यार्थी से मिला सकते हैं। आप अपना कंसेप्ट, यहां के टीचर का लेक्चर और अन्य चीजों की तुलना आप कर सकते हैं, हमेशा बेहतर रहेगा। और आप क्लास में देखते होंगे चीजों को हम 3 बार कम से कम करवाते हैं। एक बार समझाते हैं, दूसरा बार लिखाते हैं, तीसरा बार बोलते हैं पढ़ने के लिए, चौथा बार याद करवाते हैं, 5वां बार अगले दिन रिवीजन करवाते हैं। तो 3 बार नहीं बल्कि चीजों को, एक चीज को 5 बार करवाते हैं। तो जब एक चीज को 5 बार करवाते हैं, स्वाभाविक सी बात है टाइम लगेगा ही। साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप बेहतर ढंग से सब चीज को लेकर के समग्रता से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको टाइम देना होगा। अगर आप समग्रता से नहीं पढ़ना चाहते हैं, देखिए हम प्राचीन भारतीय इतिहास को 2 दिन 3 दिन में भी खत्म करते हैं, पूरा पूरा दिन क्लास लेकर के, मतलब 8 या 24 घंटा, 24 घंटा में भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म करते हैं। समझ गए? पहले खत्म करते थे लेकिन अब ऐसा करते नहीं है। समझ गए? अब ऐसे ये इतना ज्यादा बैच है कि सैटरडे संडे को फुर्सत ही नहीं रहता है कि एक्स्ट्रा क्लास लगाएं। पहले क्या करते थे, सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे, 100 रुपया में एक सब्जेक्ट खत्म, ऐसा क्लास लगाते थे, समझे? और खत्म कर देते थे 2 दिन में, सैटरडे संडे 2 रोज लगातार क्लास हुआ, 8 दूना 16 घंटा, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम, फिर अगले दिन 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम, काम खत्म। समझ गए? बढ़िया अच्छा खासा कमा लेते थे, समझे? अच्छा बिजनेस था वो वाला। 2 दिन का कमाई जो है ना हाथ पे रहता था, हाँ लगता था कि कमाए हैं। अब तो पते नहीं चलता है, इतना खर्चे होता है, समझे? अपना थोड़े कुछ था, देखिए कुछ नहीं था हमारे पास। शुरुआती में जब कोचिंग खोले थे तो एक दोस्त से 1.5 लाख रुपया लेकर के कोचिंग खोले थे। कोचिंग में जो भी सामान लगा हुआ है, सुई से लेकर धागा तक, सब कोचिंग के कमाई से है, घर के कमाई से थोड़े कुछ वो लगाए हैं। सिर्फ शुरू में एक दोस्त से 1.5 लाख रुपया कर्जा लिए थे, उसका कर्जा चुका दिए। जानते, उससे 1.5 लाख कर्जा लिए, उतना के आसपास तो उसको हम इंटरेस्ट दे दिए। फिर बाद में जब लगा कि अब दे देना चाहिए, अब पैसा आ रहा है तो दे दिए। खैर छोड़िए ये सब बात। अब जो बाकी समय है 16 जून से पहले, उसमें आपको रिवीजन करना है। टोटल जितना सब्जेक्ट है हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, साथ ही साथ जो है आपको पूछेंगे भी और कूटेंगे भी, सब चीज होगा। अब 2-3 दिन 4 दिन एकदम अंधाधुन चलेगा। आपके अगले क्लास का होमवर्क है, कल आपके बैच में मेरा क्लास है, आपके अगले क्लास का होमवर्क क्या है सुनिए। पाषाण युग और हड़प्पा, पाषाण युग और हड़प्पा दोनों थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों याद करके आइएगा। कल के क्लास में हम पाषाण युग और हड़प्पा से पूछेंगे, पाषाण युग और हड़प्पा से कल के सेशन में हम पूछेंगे। ऊपर भी जाकर के पूछ सकते हैं और नीचे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो जब तक मध्यकालीन शुरू होगा उससे पहले पूरा प्राचीन का हम आपको रिवीजन भी करवा देते हैं, कीजिएगा ना? सबको अपनी अपनी मां का कसम है। किसका कसम है? मां का कसम, जो आपको पैदा की है, जो आपको जन्म दी है, उसका कसम है। जो भी लोग पढ़े हुए हैं प्राचीन, पूरा पाषाण और हड़प्पा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों याद करके आइएगा। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों याद करके आना है, नहीं तो कूट देंगे अगले क्लास में। बैठे रहिए, अभी छोड़े कहां है, अभी बैठिए। चलिए अब इसके बाद है, कहां है जी, कहां है? आइए। तो कौन लड़का बदमाशी किया था, कौन स्टाफ सब का कॉलर उलर पकड़ लिया था, बेवजह का बदनाम करता है कोचिंग को, मार फट्टा से हम ठीक कर देंगे। जितना प्यार से हम पढ़ाते हैं उतना हम बदमाशों हैं जी। ठीक है, तुम लोग को क्या लगता है, हम आप बोलते हैं तो हम तुमको तुमो बोल सकते हैं? आइए तो बताइए तो कौन था बेवजह का, बताइए। 7 से 9 बैच मेरा गड़बड़ कर दिया उस दिन का, मूड खराब इतना हो गया कि हम बैच लिए। बताइए तो कौन लड़का है, बहुत बड़ा रंगदार है अपने आप में, नहीं आया है? अच्छा
ज्यादा रंगदारी पनी नहीं करना है। पढ़ने कौन चीज के लिए आए? एक बात बताइए, आप अनंत सिंह से बड़का रंगदार हैं जी, अतीक अहमद से बड़का रंगदार है, दिन दहाड़े मारा गया, लॉरेंस बिश्नोई से बड़का रंगदार है, जेल में सड़ रहा है, जाकर के देखिए ना। अरे पढ़ने के लिए आए महाराज, पढ़िए, क्या बेवजह का कुछ भी करने में लगे रहते हैं आप लोग। अरे कोचिंग में स्टाफ रखे हैं, आपको लाइन लगाया जाता है, कहिए ना हम लाइन नहीं लगाएंगे, अपने में मरिएगा कटिएगा, हमको कोई दिक्कत थोड़े है। पहले तो लाइन नहीं लगाते थे, लेकिन आप ही लोग के सहूलियत के लिए जो है लोगों को रखे हैं कि आपको लाइन लगाएगा, आप बढ़िया से आइएगा। पहले देखिए क्या होता था, जब ये सब नहीं होता था, डेली किसी का हाथ छिला गया, किसी का पैर छिला गया, किसी का जीन्स फट गया, पहले डेली ये सब चीज होता था, समझ गए। लेकिन अब लाइन लगता है, कुछ होता है? नहीं होता है। तो लाइन आपके सुविधा के लिए न लगवाते हैं जी, स्टाफ आपके सुविधा के लिए न रखे हुए हैं, तो आप उसका बात काहे न मानिएगा बताइए। हैं? अब हम तो जाकर के लाइन लगा नहीं सकते हैं, ने कहिए हम ही लाइन लगाएं, बोलिए हम ही लगाते हैं, समझे। तो जो बोलता है उसका पालन कीजिए। पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए लिखिए, हम यही कहेंगे और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। रंगदारी करना है जाइए ना, हमारे कोचिंग से चल जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं आपका। आप पैसा रिटर्न करवा लीजिए हमसे, हमको नहीं चाहिए बहुत ज्यादा पैसा, समझ गए। बहुत ज्यादा पैसा के भूखे नहीं हैं हम। रंगदारी करना जाइए दूसरा कोचिंग में अपना रंगदारी कीजिए, मेरे कोचिंग में है, देखिए हम कितना सिंपल रहते हैं बताइए। और साथ ही साथ हम आपको कुछ बोलते हैं, बताइए टीचर सब आप लोग को तुम बोलता है, लेकिन हम तुम शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब हमको गुस्सा आता है, अदरवाइज हम तुम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम आपको आदर करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा, मेरा भी थोड़ा रखिए, इज्जत रखिए। बताइए बाहर में जाकर के जो है, बाहर में कैंपस में जाकर के, क्लास खत्म होने के बाद कैंपस में जाकर के स्टाफ को बुला करके उसके साथ गाली गलौज किया, उसका कॉलर पकड़ लिया, अब दूसरा कोई स्टाफ उसका कॉलर पकड़ लिया। बताइए ये कहां तक उचित है? आप ही लोग बताइए। है अरे अगर आपको कुछ भी हुआ, यहां के मालिक हम हैं, डायरेक्टर हम हैं, आप आकर के हमसे मिलिए ना, हम आपका सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब ना। अगर आपको स्टाफ कुछ कहा, आप आकर के बोलिए हमको, हम स्टाफ को गाली नहीं देंगे, स्टाफ को भगा नहीं देंगे, तब ना आप कुछ भी कीजिएगा कि अपने मन से मालिक बनने लगिएगा। तो अपने मन से मालिक, अपने मन का मर्जी है, अपने मन का मालिक है, मत आइए आप मेरे कोचिंग में, हमको नहीं चाहिए आप जैसा विद्यार्थी, समझ गए। ये कौन है? सौरभ मोदी। कौन है सौरभ मोदी? हाँ, क्या दिक्कत है सौरभ मोदी को? बताइए, आपका कार्ड आया है, क्या दिक्कत है? हाँ, हम नहीं समझे बात को, इधर आइए, हमको समझाइए। अरे लाइव ऑनलाइन काट दीजिए। ऑनलाइन काट काहे नहीं दिए? हे भगवान, सब चीज बोलना। ऑनलाइन वाले लोग इससे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। आइए।